सेकंड चैप्टर विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन। आपका जो टॉपिक है वो है विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे विचित्र हल पर। ठीक है भाई, विचित्र हल कहते किसे हैं, क्या होता है, और मैंने किसी भी अवकल समीकरण के 3 प्रकार के हल बताए थे। और कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखोगे एमएससी एंट्रेंस से लगाकर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर का, उसमें एक क्वेश्चन आपको या तो क्लियरो का या विचित्र हल का 100% मिलता है। वो ब्यौरा मैं आपको परसों प्रोवाइड कर दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा, कि जितने भी एग्जाम हुए यूपीएससी मेंस का हो या प्री का हो या फिर आपका आरएएस का पेपर हो या फिर फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो या सेकंड ग्रेड के पेपर हो या फिर कॉलेज लेक्चरर के पेपर हो, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके और कहाँ से कितने कितने टोटल अब तक आए हैं, कहीं से कम हो जाते हैं कहीं से ज़्यादा हो जाते हैं। जितने भी एग्जाम का ब्यौरा है वो हम आपको परसों प्रोवाइड कर देंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था किसी भी अवकल समीकरण के हल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। किसी भी अवकल समीकरण के जो हल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हल होते हैं, बोलो। किसी भी अवकल समीकरण के जो हल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन। एक होता है आपका विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक होता है आपका विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास व्यापक हल, एक होता है हमारे पास विशिष्ट हल और तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, विचित्र हल। किसी भी अवकल समीकरण के जो हलों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। अब हल करने की विधियां अलग होती हैं और हल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और विधियां उनकी अलग अलग होती हैं। जैसे पहले चैप्टर की अलग विधियां थी, सेकंड चैप्टर की अलग विधियां हैं और थर्ड चैप्टर की अलग है, फोर्थ चैप्टर की अलग है, तो सबकी विधियां अलग अलग होती है। अब देखो व्यापक हल, मैंने आपको बताया किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल कौन सा होता है, यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचार हो। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर क्या हो, बोलो, स्वेच्छाचार। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो अवकल समीकरण की कोटि बराबर होगी स्वेच्छाचारों के, स्वेच्छाचार आर्बिटरी कांस्टेंट। यानी अवकल समीकरण की कोटि के बराबर अगर स्वेच्छाचार हैं तो इस प्रकार की अवकल समीकरण आपकी कैसी समीकरण, सॉरी, ये हल जो है वो कैसा हल कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया भी था, याद आ रहा हो, जैसे कि d2y/dx² प्लस का y बराबर 0 का व्यापक हल। हाँ जी, इसका सहायक समीकरण क्या होगा, m² + 1 = 0, तो प्लस माइनस आउट आता है। व्यापक हल कितना आता है, बोलो, c1 sin x + c2 cos x। अब मुझे बताओ कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आए यहाँ पर, 2 कांस्टेंट आए, एक तो c1 आया है और एक c2 आया है। और अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी है, बोलो, 2 है। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर अगर स्वेच्छाचार है तो इस प्रकार के हल को हम कैसा हल कहते हैं, व्यापक हल। ये व्यापक हल हो गया। तो हम जब बराबर में अगर 0 नहीं होता, जैसे यहाँ पर बराबर में क्या नहीं है, 0 है, तो CF वाला पार्टी व्यापक हल हो गया। लेकिन बराबर में 0 नहीं होता तो इसका विशिष्ट हल यानी विशेष हल और निकलता है, उसे विशेष हल कहते हैं, विशिष्ट हल होता है। एक विशेष हल और निकलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वहां पर भी। तो जब वो विशेष हल निकलता है तो CF और PI दोनों को जोड़ देते हैं और पूर्ण हल हमारे पास आ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम विशेष हल निकालते हैं तो वहां पर कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है वो CF वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, CF वाला। तो sin x को अगर मैं इसकी LHS में रखूं ना तो बराबर में क्या आ जाना चाहिए, और cos x को भी अगर मैं इसकी LHS में रखूं तो बराबर में क्या आ जाना चाहिए, 0। अगर यहाँ पर बराबर में जैसे कि e⁻x और होता है ना, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 + 1 2, तो 2 आता नीचे, नीचे क्या आता, 2।
तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में इस प्रकार लिखा आता EX/2। अब ये पूर्ण हल हो जाता। अगर मैं इस वैल्यू को अब LHS में रख दूं, अब इस वैल्यू को LHS में रख दूं तो RHS क्या बननी चाहिए थी, E⁴x बननी चाहिए थी। तो हम इसे ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन अभी तो हम केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, व्यापक हल की। तो व्यापक हल के लिए मैंने क्या बताया, यदि अवकल समीकरण की कोटि जो है वो स्वेच्छ अचरों के बराबर हो जाती है तो उस केस में उस अवकल समीकरण का हल कैसा हल कहलाता है, आपका व्यापक हल कहलाता है। बोलो कोई डाउट। अब देखो दूसरा हल होता है हमारे पास, कौन सा हल होता है, बोलिए विशिष्ट हल होता है। अब देखो कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा दो, पर्टिकुलर कंडीशन, और पर्टिकुलर कंडीशन लगाकर ये जो कांस्टेंट दे रखे हैं इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप निकाल लो, तो इससे जो हल मिलेगा उसे हम कैसा हल कहेंगे, विशिष्ट हल कहेंगे। अब C1 और C2 कैसी राशियां हैं, अचर है। स्वेच्छ, मैंने माना कि आपने माना, आपने माना। स्वेच्छ, स्वेच्छ अपनी इच्छा के अनुसार माना गया, ठीक है। अब C1 का मान क्या ले सकते हो आप, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 1/2 ले लो, कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा के। C2 का मान 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो C1 और C2 के मान कितने ले सकते हो आप, अनंत ले सकते हैं। तो इस व्यापक हल से कितने विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं, अनंत विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं। व्यापक हल से कितने विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं, अनंत। तो हम क्या कह रहे हैं कि यानी कि पर्टिकुलर केस में, विशेष केस में C1 और C2 का मान लेने पर, या विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में C1 व C2 का मान लेने पर विशिष्ट हल प्राप्त होता है। कैसा हल प्राप्त होगा, बोलो, विशिष्ट हल प्राप्त होगा। अब तुम अपनी फैमिली के कैसे हल हो, विचित्र हैं कि विशिष्ट हैं कि व्यापक हैं, तुम तो विशिष्ट हो, पर्टिकुलर केस हो। अब पर्टिकुलर केस ही तो हो आप, ठीक है भाई। अब वो जैसे कि इसमें मैं C1 का मान, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे कि C1 बराबर 2 ले लूं और C2 बराबर 5 ले लूं, तो उस केस में विशिष्ट हल क्या आएगा, बोलो, C2 बराबर 5, तब y बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 2 sin x और प्लस के 5 cos x। बोलो कोई समस्या। अब मुझे एक चीज बताइए, किसी भी व्यापक हल से कितने विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं, अनंत विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं। अब किसी भी व्यापक हल से अनंत विशिष्ट हल बनाए जा सकते हैं, ये आपको पता है, इसमें कोई दोहराए है नहीं, ठीक है। लेकिन एक व्यापक हल है, इससे अनंत विशिष्ट हल बन गए, लेकिन एक और हल आएगा। अब आपका कौन सा होगा, विचित्र हल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। उसमें विशिष्ट हल को नहीं बोल सकते ना, वो विशिष्ट हो गया, पर्टिकुलर केस हो गया। भाई आपके माता पिता के द्वारा, आपकी फैमिली या आपके पूर्वज के द्वारा आपकी फैमिली को जनरेट किया गया, तो वो तो आपके हो गए कैसे हल, व्यापक हल, फैमिलीज। और जो आपकी जो नीचे जो वंशज आ रहे हैं वो सब आपके कैसे हो गए, विशिष्ट हल हो गए। पर्टिकुलर केस लगता गया, एक नया एलिमेंट आता गया, पर्टिकुलर केस एक नया एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि भाई हमारी फैमिली तो यहाँ से चलती आ रही है और यहाँ तक हमारी फैमिली के अंग हैं ये, ठीक है, वे सब विशिष्ट हल है। लेकिन कोई विदेश से एक आदमी आ जाए और तुम्हारे घर की सभी कंडीशन ने संतुष्ट करे, DNA वगैरह सब चीज के, भाई हम तो तुम्हारी फैमिली के मेंबर है। अब वैसे तो तुम कह रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली तो इतनी ही है, हमारी फैमिली को कोई अलग मेंबर है ही ना, लेकिन कानूनी तौर पर वो आपकी घर की समस्त कंडीशनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मानो या ना मानो, तो वो भी तुम्हारी फैमिली को क्या है, मेंबर है। तो वो कौन सा है, वो विचित्र है। वो कैसा है, वो विचित्र। वो तीसरा जो भारतीय आयोग का है वो है, वो हमारे पास कैसा विचित्र है। तो तीसरा, हाँ हाँ हाँ, देखो जैसे कि ये तो अभी हमारे पास ये वाली बात है, अभी तो डेफिनेशंस की बात चल रही थी, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ वो तो आपको पीछे। जैसे कि अगर आप इसकी चर्चा करते हो ना, जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता, ऐसे होता, प्लस का y इक्वल्स टू e⁴x, इसका पूर्ण हल पूछता एग्जामिनर। तो यहाँ से पूर्ण हल जो आता वो आता हमारे पास C1 sin x प्लस के C2 cos x, ठीक है।
अब इसका गुणांक कितना है बोलो, 1, तो 1 रख दो डी के स्थान पर, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका आएगा 1/2 e⁻x। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जैसे हमें ऑप्शन से करना है क्वेश्चन के, इसका हल ये है, तो मैंने क्या कहा, जो भी कांस्टेंट हो, जो भी कांस्टेंट हो और उनका जो गुणांक हो, जो भी कांस्टेंट हो और उनका क्या हो बोलो, गुणांक, गुणांक को आप LHS में रख दो। किस में रख दोगे, LHS में। तो बराबर में क्या आना चाहिए, 0। ये किसके पार्ट हैं, CF के। बराबर में क्या आना चाहिए, 0। जैसे कि y का मान मैंने रखा sin x, क्या रखा, sin x, तो इसका अवकलन कितना होगा, cos x, फिर cos x का अवकलन -sin x, तो यहाँ आएगा माइनस का sin x और y का मान कितना है, sin x, तो sin - sin 0 हो गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या ले सकते हो, cos। तो हम क्या करते हैं, पूरा मान एक साथ चेक ना करके पार्ट में चेक कर लेते हैं। भाई साइन रख के देख लिया, LHS में बराबर में 0 आ जाना चाहिए, cos रख के देखो LHS में बराबर में क्या आ जाना चाहिए, 0। लेकिन जो कांस्टेंट से फ्री वैल्यू है उसको अब आप LHS में रखो तो क्या आनी चाहिए, RHS आनी चाहिए। जो कांस्टेंट से फ्री वैल्यू है, पूरे को नहीं, इसको रखना पड़ेगा, केवल जो बिना कांस्टेंट वाला है, बिना कांस्टेंट वाले पार्ट को अगर आप LHS में रखते हो तो क्या आनी चाहिए, RHS। रखना कहाँ पे मान, हम तीनों ही मान कहाँ रखने, LHS में। कहाँ रखने, LHS। या LHS में रखेंगे तो कहाँ आना चाहिए, 0। इसको LHS में रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 0। और इसको LHS में रखेंगे तो क्या आनी चाहिए, RHS। क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं दोनों, वो किसके पार्ट होते हैं, CF के, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट होते हैं। तो इनको हम LHS में रखेंगे तो 0 आएगा, और इसको LHS में रखेंगे तो RHS आएगी। बस समझ में आई। हाँ ये भी होगी, ये भी होगी, तो फिर आंसर कहां से हो जाएगा, फिर तो सीधा वो PI नहीं है, CF नहीं है। पर दूसरे को चेक करो, दूसरे ऑप्शन को, तीसरे को चेक करो, यहीं से पता कर ले। तो मैं तो इन्हीं को देखकर, जैसे कि मैं सिखाता हूँ आपको, इन्हीं को देखकर पता कर सकते हो। सीधा LHS में रख दो, साइन का 2 बार अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और ये साइन है, साइन माइनस साइन 0 हो रहा है। कॉस का 2 बार अवकलन करेंगे तो माइनस का कॉस आएगा, और ये प्लस का कॉस 0। अब e⁻x/2 यानी e⁻x का 2 बार अवकलन करोगे तो क्या आता है, e⁻x ही, तो ये आ जाएगा 1/2 e⁻x, और यहाँ रखेंगे 1/2 e⁻x। आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, बात खत्म हो गई। आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। क्या आधा और आधा 2 हो रहे हैं, एक ही तो रहे, तो यही हमें बात खत्म करनी है। जब एग्जाम पेपर में तुम बैठे ना तो प्रेशर इतना होता है, 10 π/2 का 10 π/4 का मान कितना होता है, या tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 का मान π/4। लेकिन एग्जाम पेपर में बैठे होंगे तो tan 1 का मान π/2 लगा देंगे, वहाँ ऑप्शन में π/2 भी मिलेगा और π/4 भी मिलेगा। ओवर एक्साइटेड हो जाता है बच्चा, आता है, हो गया, पूरी कैलकुलेशन करिए, 2 मिनट में और कैलकुलेशन करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है वो सही, डायरेक्ट tan 1, अरे इसका तो π/2 हो गया। हमारा देखे तो बाहर निकल के tan 1 π/2 ये सही है, अरे π/2 होता है, अरे π/4 होता है, निकलते। फिर 2 और कुछ होता, कुछ भी होता, उसको हम LHS में रखते तो क्या आनी चाहिए, RHS आनी चाहिए। कुछ भी होता, sin x भी होता है, या cos x होता है, या tan x होता है, या x² + x, कुछ भी होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, LHS में। बराबर में क्या आनी चाहिए, RHS आनी चाहिए। और फिर PI निकालने के मेथड मैंने आपको सिखाई रखे, ये ऑप्शन है, वो मेथड होते ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीसरा हल मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा हल होता है बोलो, विचित्र हल। एक और हल है अब आपके पास, जिसे आप कह रहे हो सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी कंडीशन बताई मैंने आपको, विचित्र हल कैसा हल होता है बोलो, ये आपकी फैमिली का मेंबर है या नहीं है, ये हमारे पास क्या है बोलो, ये सभी विशिष्ट हल हैं। लेकिन एक और हल है, बाहर से आपकी फैमिली में क्या कर जाता है, आ जाता है, और आपकी फैमिली की समस्त कंडीशनों को क्या करता है, संतुष्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विचित्र हल एक ऐसा हल होता है जिसे किससे नहीं बनाया जा सकता बोलो, व्यापक हल से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह भी अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार के हल को हम कैसा हल कहते हैं, विचित्र हल कहते हैं। बस समझ में। इसे किससे नहीं बनाया जा सकता, व्यापक हल से। और जितने भी विशिष्ट हल बनाए गए वो किससे बनाए गए, व्यापक हल से। तो ये सब व्यापक हल से बनाए जाते हैं, लेकिन विचित्र हल को व्यापक हल से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार के हल को हम कैसा हल कहते हैं, विचित्र हल कहते हैं। पहली चीज बस समझ में आई ना। तो हमने क्या कहा कि अवकल समीकरण का एक ऐसा हल जिसे किससे नहीं बनाया जा सकता, व्यापक हल से नहीं बनाया जा सकता।
जिसे व्यापक हल से प्राप्त नहीं किया जा सकता परंतु अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, जा सकता परंतु किसको संतुष्ट करता है, परंतु अवकल समीकरण को क्या करता है बोलो, संतुष्ट करता है। क्या कहलाता है बोलिए, क्या कहलाता है बोलिए, विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। पहली चीज, तीन प्रकार के हल हो गए, व्यापक, विशिष्ट और तीसरा कौन सा हो गया, विचित्र हल हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन इसकी, इसे अन्वालोप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हो आप, अन्वालोप भी कहते हैं। तो अन्वालोप कैलकुलस में पढ़ाता हूं मैं आपको, हाँ फर्स्ट ईयर में, और इस बार भी एक क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड में, लेकिन इस बार नहीं आएगा। इस बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है अन्वालोप का, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन अन्वालोप का नहीं आएगा। किसका आएगा, विचित्र हल का आएगा। इस बार विचित्र हल का नहीं आया। दोनों में से एक मिलेगा, या तो अन्वालोप ले लो या विचित्र हल ले लो, क्योंकि अन्वालोप ही क्या होता है, विचित्र हल होता है। वो कैलकुलस में पढ़ते हो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हो। यही चीज होती है, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आप जिस दिन आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एग्जामिनर ने क्या किया, अरे ट्रिग्नोमेट्री में अलग दूं, अवकलन में दे दूं, अवकलन में साइन एक्स साइन 2x लिख के दे दिया। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा ना, उसमें 2 का डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ क्या हो गई, यूज। तो अब एग्जामिनर क्या करता है कि अलग अलग बिखेरने की अपेक्षा में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछना चाहता हूँ बच्चे से, ये चीजें होती हैं। हाँ, तो या तो अन्वालोप दिया इस बार अन्वालोप दिया तो विचित्र हल नहीं दिया, केलेरो का दिया ही दिया है। और अगला जो पेपर होगा या तो केलेरो तो आता ही आता है वहां से, तो अब के जो क्वेश्चन है वो विचित्र हल के पूरे चांसेस है 100%। तो देखिए अन्वालोप क्या होता है, देखो अन्वालोप, इसे अन्वालोप भी कहते हैं। पहली चीज तो अन्वालोप। अब अन्वालोप की परिभाषा जानते हो क्या, अब अन्वालोप की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये किसका समीकरण है बताओ, mx + 23 रेखा है, रेखा है, सबने बताओ। अब m क्या है यहाँ पर, स्लोप यानी कि ढाल, ठीक है भाई। m का मान बदलो, रेखा की डायरेक्शन बदलेगी। m का मान बदले, स्लोप बदलेंगे तो डायरेक्शन, या कि स्लोप यहाँ है, m बदल दियो स्लोप यूं हो गई, m बदल दियो स्लोप यूं हो गई, m बदल दियो स्लोप यूं हो गई। रेखा 2 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन में, x और y कितने कोऑर्डिनेट, कौन सी डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन, 3 में। 3D में पढ़ते हैं वो, 3D में समतल आता है, 2D में वृत्त आता है। छोटा सा क्वेश्चन 10th लेवल में तो यही पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से 2 डायमेंशन आकृति नहीं है। एक शब्द होता है परवलय, पैराबोला, एक होता है परवलेज, परवलेज जहां शब्द लग जाता है पैराबोलॉइड, ओइड आई पीछे ओआईडी जुड़ जाता है। परवलय जुड़ते ही वो 3D में हो गया, और परवलय था तो वो किस में था, 2D में। अब परवलय कैसा बनेगा भाई, परवलय तो ऐसे बन जाती है, ये बन गई परवलय। और परवलय कैसे बनती है, परवलय 3D में हो जाएगी, तो लो 3D, 3D जैसे कि ये इस प्रकार चारों तरफ आ जाएगा। बाउल होता है एक प्रकार से, बाउल कटोरा जिसे बोलते हो आप, ठीक है। ये हो गया परवलय। एक होता है आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स की आकृति ऐसी होती है। एक होता है इलिप्सॉइड, सब्जी देखिए परमल, एग तो देखा होगा, एग अंडा, तो ये अब 3D में हो गया, ये हो गया इलिप्सॉइड, 3D में कन्वर्ट हो गया। अब आपने पढ़ा होगा वृत्त, सर्किल, सर्किल कौन सी डायमेंशन में, 2D। अब ये जो गोला है वो किस में बन गया बताओ, 3D, ये गोला बन गया, समझ में आ रही है ना, 3D में कन्वर्ट हो गया। एक पढ़ा होगा सांकव, सांकव यानी कि वो होगा 2D में, और सांकवज वो हो जाएगा 3D में।
और ये सब संकल्प के प्रतिच्छेदन होते हैं, परवलय, अति परवलय, रेखा, रेखा योग, सभी की सभी। जब मैं 2D 3D पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, है ना। अब उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा जब जैसे अब जैसे कि इसका तो आप मैं पूछूं किसकी आकृति है, 2 डायमेंशन। अगर मोटाई को नगण्य मान लिया जाए तो 2 डायमेंशन है, तो आप क्या कह दोगे 2D में, 2D में ये सभी कह देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन मैं पूछूं भाई सड़क पर कोई भी जैसे कि कोई भी गोला ले लूं, बॉल ले लेता हूं, तो आप कह देंगे भाई स्फीयर है। अब मैंने ये ले लिया, बताओ कैसी आकृति, आप कह देंगे सिलेंडर है, भाई बेलन है, ठीक है। कोई भी जैसे कि कुल्फी ले लेते हो कौन वाली, तो आप कह दोगे शंकु है। अब लेकिन जैसे मैं कोई भी आकृति ले लेता, आप बताओ या की आकृति या काकेंगे, तो अभी चारों तरफ से सेम थोड़ी ना, यह मान के चलो चारों तरफ से क्या सेम है, क्या नहीं है ना। या सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर ले लो, जब तुम अपनी आकृति ले लो शरीर की, ठीक है, जब तुम अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी लेते हो, तो मुझे एक चीज बताओ, अपनी आकृति से काकेंगे भाई, गोला कह दे, शंकु कह दे, बेलन कह दे, तो बाकी इसमें तुम अपनी आकृति दिखेंगे सांग कवच, काकेंगे सांग कवच, सांग कवच कह दो। फिर उसको जो कोई भी जैसे 3D में कोई भी आकृति हो, पत्थर भी सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए, तो भाई कौन सी आकृति है, सांग कवच है, ठीक है। अब सांग कवच की कुछ पर्टिकुलर केस लगे हैं, उसमें कटा है, वो इस प्रकार से यहाँ से छाटा गया, यहाँ से छाटा गया, जब इसकी एक पर्टिकुलर केस निकल के आया, ये सांग कवच का पर्टिकुलर केस होता है। ये इलिप्सॉइड, गोला, ये सब सांग कवच के एक पर्टिकुलर केस होते हैं। सांग कवच के क्या होते हैं, पर्टिकुलर केस होते हैं। जैसे कि व्रत है, परवल है, अति परवल है, ये सांकव के कुछ स्पेशल केस होते हैं कि सांकव को स्पेशल कंडीशन में काटा जाता है, काटने के बाद मिलते हैं। एक तुमने पढ़ी होगी कुल्फी, कुल्फी पढ़ी है, शंकु तो पढ़ो है। अब ये जो कुल्फी होती है वो चारों तरफ से समान होती है कि असमान होती है, समान होती है, यो मान के चलो चारों तरफ से लगभग सेम ही होती है। जैसे कि कवर आता है तो उसका, जैसे जब बर्थडे पे आपने टोपी पहनी होगी या फिर कभी तंबू लगाया होगा उस केस के अंदर, तो वो क्या है, शंकु। तो वो जो शंकु होगा वो होगा लंबवृत्तीय शंकु। कैसा होगा, अभी छोटे छोटे जो केस होते हैं इन्हीं के कारण बच्चे का क्वेश्चन गलत होता है। छोटी छोटी जो गहराइयां होती है ना, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन की पढ़ लेते हैं, सब कुछ सीख लिया, वो गहराइयां नहीं सीख पाते, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय का मतलब होगा, देखो यहाँ से चारों तरफ से कैसा है, समान। लेकिन अभी जो कुल्फी है का है, अब कुल्फी है नेक थोड़ा सा, जैसे कि हम उसमें थोड़े से पानी के छींटे दे दें या फिर पानी में थोड़ी सी भिगो के निकाल दें बाहर, ठीक है। अब निकाल दी तो अब कुल्फी है गई ऐसी, कैसी है गई कुल्फी, सब कुछ करो ऐसी है गई, ठीक है। अब मैं पूछूं कोने का, जब वो तुम्हारा जवाब हो कोने काई कौन, लेकिन अब शब्द बदल गो, लंबवृत्तीय ना आई। अगर मैं इसको काटूं छोटे छोटे पीसन में तो व्रत निकलेंगे, क्या निकलेंगे, व्रत। मैं इसको ऊपर से काट दूं तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, एक व्रत। सीधा काटते हैं वाइट कलर में, व्रत निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे व्रत निकलेंगे, वो तो व्रत निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, यहाँ पे एक ऐसी आकृति को निकल जाएगा, कोई ऐसी आकृति को निकल जाएगा, कोई ऐसी आकृति को निकल जाएगा, तो व्रत ना निकल रहा। तो ये शंकु है, वो ये केवल शंकु है, वो ये है लंबवृत्त शंकु। पेड़ देखा, पेड़ ट्री जिसे बोलते हो आप। अब चारों तरफ से समान हो जाए कोई जरूरी है का, और समान ना है तो बेलन को बेलन है तो बाको हम समीकरण भी ज्ञात करेंगे, बेलन को समीकरण। लेकिन चारों तरफ से वो समान है, जैसे कि सपोज करो ये पेन है, वो चारों तरफ से समान है, तो इसे बोलेंगे लंबवृत्तीय बेलन। कैसा बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। दो चीजें गई, एक ऐसी चीज रहे कि भाई एक रेखा में ऐसी बनाना, जैसे आयत है, मोबाइल तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आयत। अब एक रेखा में ऐसी ले लें कि जो यार टच करती हुई जाए, क्या करती जाए, टच। तो देखो ई टच करो यूं, ई टच करो यूं, ई टच करो यूं, ई टच करो यूं, तो का बनो, बेलन ही बनो। क्या का बनो, बेलन। लेकिन चारों तरफ से समान है का ना है, लेकिन ये टच वारो बेलन है। कौन सा बेलन है, टच वारो। जो टच वारो बने वाले कहेंगे अनवालोपी बेलन। कौन सा बेलन, अनवालोपी, अनवालोपी बेलन। अब शंकु बनाना हो तो एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। अब शंकु बनाना हो तो एक पॉइंट फिक्स करो यो, अब यह पॉइंट तो गुजरेगी रेखा, अब यह टच करती हुई जाए तो बनेगा कौन सा, अनवालोपी शंकु। कौन सा शंकु, अनवालोपी। शंकु कई प्रकार के है, तीन, एक नॉर्मल शंकु, एक अनवालोपी शंकु और एक लंबवृत्तीय शंकु। बेलन कितने प्रकार के है, तीन।
3 प्रकार के बेलन, और 8 क्वेश्चन आए पेपर में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। नाम ही पहली बार सुनेंगे, मास्टर को तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं तुम, बढ़िया पे ये भी तो है। बीएससी कैसे पढ़ी है? शंकु 3D में आएगा, 8 क्वेश्चन, बस सब कुछ 2D में आएगी। अब हम नॉर्मल वो पढ़ते हैं, यहाँ समीकरण पढ़ेंगे, यहाँ समीकरणों के साथ खिलवाड़ करेंगे। और जब वहाँ आप आते हो 10th वाला पोर्शन पढ़ते हो, तो उसमें तो भाई जैसे कि इसके पर्दे की लंबाई निकालो, इसकी त्रिज्या निकालो, इसकी रेडिएशन निकालो, इसमें से कितना लगेगा, वो चीज़ है। और यहाँ में इनके समीकरण पढ़ते हैं, वो सब कुछ पढ़ाएंगे, उसमें तो कोई दोहराई नहीं। पढ़ाना तो मुझे पूरा ही, जिम्मेदारी तो मेरी हो, तो एडमिशन तो मेरी वजह से है तुम्हारा, यही तो बस। और एक ही चीज़ है बस, विश्वास है तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। कोई पे विश्वास मत रखो, मैं हूँ जब तक कोई टेंशन वाली बात ना, ज़्यादा ना मैं ना रहूँ जब टेंशन लेनी वाली। अब देखो, मैंने इस पे चर्चा कर रहा था, 2D में है रेखा, 2 डायमेंशन में, ठीक है। 2 डायमेंशन में रेखा का समीकरण है, m क्या है बोलो, यहाँ पर स्लोप, ढाल। a में बदलो रेखा बदलेगी, a में बदलो रेखा बदलेगी, रेखा तो बदलेगी, रेखा की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है भाई। अब रेखा की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो कभी डायरेक्शन बदली है क्या रेखा की तुमने? देखो बदल गई, ये बदल गई, ये बदल गई, ये बदल गई। इस प्रकार इस रेखा की क्या बदल रही है बोलो? डायरेक्शंस बदल रही है। क्या बदल रही है बोलो? डायरेक्शन। कोई समस्या? अब डायरेक्शंस बदल रही हैं तो हमें एक ऐसी वक्र मिलेगी, कैसी? ऐसी। हमें एक ऐसी वक्र मिलेगी जो इस वक्रकुल, वक्रकुल क्या है बोलो? रेखाकुल, रेखाकुल यानी कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, लाइंस की फैमिली। और इस लाइंस की फैमिली में कितनी लाइंस हैं बताओ? m के कितने मान बदल सकते हो? अनंत। तो कितनी रेखा बनेंगी? अनंत। अब अनंत रेखा तुम्हारी दिलचस्पी है भाई ना, जैसे बच्चा की दिलचस्पी रहे कि भाई वो 1 से अनंत तक गिनती लिखनी है, ना मानना तो लिखेगा ही लिखेगा। एक बच्चा की दिलचस्पी है कि साहब वो 1 से अनंत तक गिनती ना लिखनी, वो तो अनंत रेखा बनानी है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के तल पे। भाई बनाएगा तो बनाएगा, हम पे रोकेगा, बना ले भैया। अब उसने बना ली, अब बनाने के बाद वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि भाई हमें एक ऐसी वक्र मिल रही है। कैसी वक्र? ऐसी वक्र मिल रही है जो इस वक्र कुल के यानी रेखा कुल के प्रत्येक सदस्य को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श। यानी कि जितनी भी जो रेखाएं हैं ना, जितनी भी रेखाएं खींचेंगी वो इस व्रत को क्या कर रही है बताओ? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श। तो इस व्रत को क्या कर रही है बोलो? स्पर्श कर रही हैं। और जब इस व्रत को स्पर्श कर रही हैं तो ये जो व्रत बना है, ये जो व्रत बना है इसको हम क्या कह देंगे? अन्वलोप कह देंगे। ये जो व्रत बना है इसको क्या कह देंगे? अन्वलोप कह देंगे। क्या कहा मैंने? अन्वलोप ऐसी वक्र होती है, ये भी एक वक्र है, कर्व है। अन्वलोप एक ऐसी वक्र होती है जो इस वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को क्या करती है? स्पर्श करती है। वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्पर्श की जाती है, क्या कहलाती है? अन्वलोप कहलाती है। और अन्वलोप को क्या कहते हैं? विचित्र। अब मुझे बताओ भैया, या अन्वलोप लिखना हो तुम्हें, अब अनंत रेखा की स्लोप लिख सकेंगे तुम? अनंत रेखा, रेखा कितने के तुम्हारे पास? अनंत। बार बार m के मान में बदल सकेगा? ना बदल सके। तो हमें ऐसी वक्र, ये जो वक्र बन रही है हमें m थोड़ी ना होगा, तो किसका विलोपन होगा? m का। पर m का विलोपन करने के लिए क्या है बोलो? इसके लिए स्पर्श कर रही है। स्पर्श कर रही है तो स्पर्शता की शर्त लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? स्पर्शता की शर्त। तो जब भी हम अन्वलोप ज्ञात करते हैं ना, जैसे कोई भी प्राचल हुआ, जैसे कि f है, किस किस का फलन है बोलो? x y और c का। किसका फलन है? x y और c का। x और y में तो वक्र है और c कोई भी पैरामीटर है, जैसे प्राचल है। यहाँ पे प्राचल क्या था? m था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? केवल एक काम करना होगा, हमें जो है इसका किसके सापेक्ष आंशिक अपकलन कर देना है? c के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? c के सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरणों से किसका विलोपन कर देंगे बोलो? c का। प्राचल का विलोपन कर देते हैं और प्राचल का विलोपन करते ही हमारे पास क्या आ जाता है बोलो? अन्वलोप आ जाता है। क्या आ जाता है? अन्वलोप। क्या आ जाता है? अन्वलोप। लेकिन अन्वलोप तो आ गया, अब वहां भी ये अन्वलोप की कंडीशन है, लेकिन ये वक्रकुल की सदस्य में प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है भाई। बस मतलब वक्रकुल की फैमिली पता होगी जब वही तो हम निकाल सके अन्वलोप। अन्वलोप में तो फैमिली दे दी। अब लेकिन पीछे वाले केस में चलो, अब हमारे क्या जाए, यहाँ पे क्या देगा एग्जामिनर? यहाँ पे देखो अवकल समीकरण। क्या देगा? अब अवकल समीकरण हल करो और हल करने के बाद बाकी फैमिली बनाओ सी में। जैसे
विचित्र हल जो देगा एग्जामिनर वो प्रथम कोटि का देगा। कौन सी कोटि का? जब उसका हल निकालेंगे तो उसमें कितने स्वेच्छाचार आएंगे? व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचार होते हैं? अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचार, तो यानी कि उसमें एक ही प्राचल आएगा। कौन सा आएगा? सी। सी आएगा। तो हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा? उसका सी के सापेक्ष। और दोनों से किसका अवलोकन करना पड़ेगा? सी का। ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि भाई ठीक है हमने मान लिया, लेकिन अब पहले हम हल निकालें, फिर हल निकाल के बाद सी के सापेक्ष अवकलन करें, तो वो प्रोसेसिंग कैसी हो जाती है? जटिल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो समीकरण है वो पी में दे रखा होगा। किस में दे रखा होगा? किस में दे रखा होगा? पी। पी को आप कहते हो क्या? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के पदों में वो दे रखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सी के सापेक्ष अवकलन ना करके पी के सापेक्ष ही कर देंगे। नहीं समझे भाई? वहां तो किसके सापेक्ष करना था हमें? सी के। तो हम किसके सापेक्ष कर देंगे? पी के सापेक्ष। और दोनों से कई को विलोपन कर देंगे, पी को ही। अब जो हल निकलेगा, अब निकल तो हो पर बाकी गारंटी नहीं है कि वो विचित्र है या ना है, तो जो हल निकलेगा वह हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे सीधे। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वही हमारा विचित्र हल हो जाएगा, और नहीं करता है तो नहीं होगा। तो जब हम यहाँ नोट लिख लेते हैं, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप पी के सापेक्ष अवकलन करने के बाद और दोनों समीकरणों से पी का अवलोकन करने के पश्चात कृपया करके एक बार यह चेक कर लें कि यह अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा तो हम कह देंगे इसका विचित्र हल विद्यमान नहीं है, और संतुष्ट कर जाता है तो हम कह देंगे कि इसका विचित्र हल विद्यमान है। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले अब आप हेडिंग डाल सकते हो विचित्र हल की, और इन तीनों को आप एक बार कंपैरिजन करके लिख सकते हो जिससे आपको दोबारा दिक्कत ना है। ठीक है। और अनुवालोप की परिभाषा भी मैं यहीं की यहीं लिखा दूं। कौन सी? हाँ उसमें तो निकलेगा ना, उसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के लिए निकाल रहे हैं। आंशिक का तो आपके सिलेबस में है नहीं सेकंड ग्रेड वालों के में, पर आंशिक में आएगा तो फिर वहां तो दो स्वेच्छाचार आते हैं, पर दो बार अवकलन करना पड़ेगा, एक बार ए के सापेक्ष एक बार बी के सापेक्ष, फिर विलोपन होता है। 2 पैरामीटर का भी अनुवालोप पढ़ाऊंगा मैं आपको जब। वो तो व्यापक हल ही आता है, वो तो व्यापक ही आता है। ये विचित्र है, अलग ही प्रकार का हल है। ये हम विचित्रता है, और कोई पूछे तो तुम कौन से हल हैं? विशिष्ट हल है। और भाई जैसे एलपीपी पढ़ाऊंगा फिर तुम्हारी फैमिली से अटैच कर देंगे, पर तुम एल आई है कि एल डी है? तुम लीनियर इंडिपेंडेंट है कि लीनियर डिपेंडेंट है? तुम्हारे माँ बाप एल आई है कि एल डी है? तुम लीनियर कॉम्बिनेशन है कि ना है? रैखिक संचय, सारी चीजें ऐड कर दूंगा आपकी फैमिली से, टेंशन मतलब। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। बेस इतना हो जाएगा आपका, राजस्थान के कोई भी बच्चा थे कभी भी कोई से एंगल पे तुम पूछ सकें कुछ भी, अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लिख लो आराम से। कौन? कोई दिक्कत नहीं, कोई को नेचर रे। टीचर का पहला गुण सहनशीलता, मस्ट बी कंपल्सरी। क्योंकि हम भी इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, और टीचर जो होता है एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, और समाज का निर्माण एक टीचर के द्वारा ही किया जाता है। और जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा ऐसा ही बच्चे का इन्वायरमेंट होगा। व्यापक हल भी कहते हैं। बच्चा सोचते रहेगा ये व्यापक हल कहाँ है, सोचता रहता है कि व्यापक हल तो है, अनुवालोप क्या है, विचित्र हल क्या है। विचित्र हल अनुवालोप बन जाएगा। ठीक है, प्रथम घात का आएगा। लिख लिया ना सभी ने?
ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, इसको समझाने के लिए ना, उसको मत लिखना, वो तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना एक बार और पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें आप करते जाना एक साथ ही। क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर जब आप बैठते हो ना, एग्जाम हॉल के अंदर बैठने का मीन है कि आपको कम से कम 80 क्वेश्चन तो करने ही करने, 150 में, और 80 में से कट पिट के 60 तो बैठने ही चाहिए, 40%। अभी तक राजस्थान में कोई रोल नहीं था 40% का, पहली बार 40% का हुआ, और पहली बार में ही बच्चा चारों खाने चित्त हो गया, पहली बार में। और बच्चा सोच रहे थे हल्के में ले लिया, 40% का है, 9, 10, 11, 12 BSc, BSc ना पड़ी 9, 10 ही आ जाओ, कहाँ 11, 12 आ जाओ, तो क्या क्या टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगी 20 क्वेश्चन। अब टीचिंग मेथड के भी बच्चा पूछ जाएगा, भाई 20 आएंगे, 20 में से हम 15 तो कर ही देंगे, हिंदी तो आवे, पढ़नी है और करनी है, लेकिन करे 15, हम तो कट पिट करने क्या बच गए 5 और 6, अब 5 6 पे सिलेक्शन होगा, मतलब 15 करें, अब 80 में तो 20 बे है 60 मैथ के ना है, तो वो वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए बेस ऐसा होना चाहिए कि हाँ साहब आ गया, ये उस डेफिनेशन का ये उसका क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये। वो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, चीज़ों को अप्लाई करना जब तक नहीं सीखेंगे कुछ नहीं है। इसे अनवलोप भी कहते हैं, और अनवलोप में लिख सकते हो आप, अनवलोप में वो बोल रहा हूँ, अनवलोप की परिभाषा लिख ही लो। अनवलोप एक ऐसी वक्र होती है, एनवलोप एक ऐसी वक्र होती है जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करती है। अनवलोप एक ऐसी वक्र होती है, कैसी? ऐसी एक ऐसी वक्र होती है जो वक्र कुल यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्र कुल, कुल यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स, जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करती है। सदस्य को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब देखो वक्र कुल का समीकरण लिख लो, ये उदाहरण में लिख लेना, जैसे कि वक्र कुल का समीकरण कुल का समीकरण f(x,y,c) बराबर कितना है बोलो? 0। ठीक है भाई, जहां c क्या है बोलो? पैरामीटर, जहां c बोलिए क्या है? बोलिए प्राचर यानी कि पैरामीटर। तब पार्शियल डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू सी, तो ये आएगा डेल एफ ओवर डेल सी बराबर 0। किसके सापेक्ष अपकलन कर दिया आपने? सी के सापेक्ष अपकलन कर दिया। अब सी के सापेक्ष अपकलन कर दिया तो ये आ गया। अब हमारे पास कौन सा समीकरण बोलो? समीकरण नंबर 2। और इन दोनों से किसका अवलोकन कर देंगे बोलो? 1 व 2 से सी का विलोपन कर। सी का क्या कर रहे हो? विलोपन। विलोपन करने पर अनवलोप प्राप्त होगा। विलोपन करने पर अनवलोप प्राप्त होगा। इसको हम सी विवेचक भी बोलते हैं, सी डिस्क्रीमेंट, डेल एफ ओवर डेल सी, यानी से क्या बोलते हो आप? सी विवेचक।
इसको आप सी विवेचक भी कहते हो, यानी कि सी डिस्क्रीमेंट एनवलप प्राप्त होता है। ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना एनवलप और विचित्र हल का, इसे अच्छे से टीचर समझा नहीं पाता। इस कारण एग्जामिनर जो है सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चन देता है। नेट वगैरह में भी 5 नंबर का, 5.5 नंबर, वही चीज तो कह रहा हूँ। तो इस कारण एग्जामिनर सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चंस देता है। अब उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो, ये चित्र तो बाद में बना लेना भले। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे कि y बराबर mx प्लस 3 रेखा कुल का समीकरण है। चाहे तो m को फिक्स कर लो, तब अनवलोप व्रत आ रहा है इसका, है ना, तब अनवलोप व्रत प्राप्त। देख लो क्या प्राप्त होगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वो तो मैंने चित्र वैसे ही बना दिया था। हाँ मैं बना रहा हूँ। एम 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 देगा वो, रेखा कुल का समीकरण है जहाँ एम प्राचल है। तो निकाल के देख लेते क्या निकल के आएगा, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, है ना। जैसे दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और उसका जो अनवलोप आता है वो दीर्घवृत्त निकलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। अब ये जो रेखा कुल का समीकरण है, या रेखा का समीकरण मान लो सी प्राचल है, जैसे ये रेखा कुल का है, या एम प्राचल है या सी प्राचल है, जो भी लिखते हो ना, 3 लिखा था तो उसके अनुसार आ जाएगा। रेखा कुल का समीकरण है जहां सपोज कीजिए सी प्राचल है। अब क्या मान लिया मैंने, अब वो तो एग्जामिनर देगा उस हिसाब से। सी प्राचल है, तब सी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू सी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू सी। अब देखो इसका करेंगे तो ये हो गया 0, अब इसका करेंगे तो क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 0, और इसका कितना हो गया बोलो सी का 1। अब मुझे बताओ क्या 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, जो संभव नहीं है। तो इसका विचित्र हल या अनवलोप संभव नहीं होगा। जो संभव नहीं है, अतः अनवलोप या विचित्र हल संभव नहीं है। एम होता ना प्राचल तो हो जाता, अनवलोप संभव नहीं। बात समझ में आई ना। पर 0 की वैल्यू 1 के बराबर कभी हो नहीं सकती, हो सकती है क्या। अगर 0 बराबर 1 है वो तो ये सब किताब बंद करके रखनी पड़ेगी, पर तो दूसरी गणित बनानी पड़ेगी। पहली गणित को तो है वो खेल, दूसरी गणित लाओ। रामानुजम के द्वारा 1 से लगा के इन्फिनिटी तक संख्याओं का जोड़ माइनस का 1/12 यूज किया गया था। और एक विदेशी फिजिक्स के मैथमेटिशियन है अच्छे, तो उन्होंने उसका एक ऊर्जा के समीकरण में भी उपयोग किया था कि 1 से लगाकर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 जाती जा रही नेचुरल नंबर, इसका जोड़ माइनस का 1/12 पॉसिबल है क्या। पहली चीज तो एक तो धनात्मक संख्याएं हैं, और दूसरा यह है कि इन्फिनिटी की ओर टेंस्ट कर रहे हैं, तो इसका जोड़ माइनस का 1/12 यूज किया था। अब इसका जोड़ माइनस का 1/8 भी आ जाता है, इसका जोड़ माइनस का 1/8 भी आ जाता है, माइनस का 9/8 भी आ जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई इस कंडीशन को अगर आप रामानुजम के कॉन्सेप्ट को अगर फेल कर देते हो तो आप रामानुजम से ऊपर चले जाओ, तो आप उनसे बड़े मैथमेटिशियन हो जाओगे, फिर उनकी जगह पर तुम्हारा स्टैचू बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कैसे। अब फिर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का टॉपिक भी पढ़ते हैं, अभिसारी और अपसारी। अगर इसका जोड़ परमित आ गया तो ये अभिसारी होनी चाहिए, और जबकि ये होती है अपसारी डाइवर्जेंट, क्योंकि सम ऑफ इन्फिनिटीज है ना, इसका जोड़ जब हम निकालेंगे
तो वो रामानुजन के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता था। जैसे कि ये था 1+2, कौन सा निकल ही नहीं सकता अभी तो फेल ना वो किसके, वो केवल नंबर सिस्टम पर वर्क करते थे, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम, नंबर सिस्टम। जैसे कि अगर तुम सुबह बचपन से एक ही चीज पे लग जाओ, जैसे वो गणित पढ़नी और कछु पढ़ना ही ना वो फिजिक्स से मतलब, ना वो हिंदी से मतलब, ना अंग्रेजी से मतलब, ना संस्कृत से मतलब, ना वो घर वाले से मतलब, वो तो कहते मतलब गणित। और तुम दिन रात सुबह से और बचपन से और जब तक मर रहे हो, जब तक गणित का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ गणित के इतने बड़े प्रोफेशनल, मतलब इतने अच्छे टीचर हो जाओगे तो हमें कोई मात ना दे सके। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से एक नंबर बनाया था, हाँ बता तो रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने तो अलग अलग यूज किया था, जैसे इसको एस मान ले, तो अब इसको एस मान लो, तो पेयर पे डिपेंड करता है कितने पेयर छोड़ रहे हो, कितने पेयर आप ले रहे हो। जैसे कि 4 और 3 7 और 2 9, जैसे कि एक, ये कितना हो गया 3 का पेयर ले, ये तो मैं अपने अनुसार बना रहा हूँ। जैसे कि 5 5 लेके बना सकते हो, 7 7 लेके बना सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 9 हो गया प्लस, अब ये कितना होगा बोलो, कितना होगा 5 और 6 11 और 7 18। ये तो मैं अपना जोड़ बता रहा हूँ मैं ना, 18 हो गया, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 10 आएगा, कितना आएगा ये 27 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ये तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, उन्होंने तो माइनस का 1/8, जैसे अलग अलग उनका तो अलग था। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, ये कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट, ये किसके बराबर है बोलो, ये खुद 1 + 2 + 3 + 4 टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर दे रखा था बताओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है एस के, तो एस रख दो इसको 1 प्लस ये हो गया 9s एस, ये इधर की जाट जाएगा तो माइनस का 8s बराबर 1, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, अब और भी प्रकार से यूज कर सकते हो, -9/8 भी आ जाती है। हाँ 5 5 के लिए बनता है, 4 4 के लिए नहीं बनेगा, 5 5 के लिए बनेगा, फिर उसमें 2 टर्म छोड़नी पड़ेंगी शायद। अभी कितनी टर्म छोड़ी है मैंने, अब 2 टर्म छोड़ के देखो, जैसे कि 1 + 2 छोड़ दी मैंने, 1 + 2 छोड़ दी, ये छोड़ दी। अब 5 की टर्म लो, 3 4 5 6 और 7। मैंने कुछ दिन वर्क किया था, वर्क कब करा है, जैसे अब मैं पढ़ाने के लिए जाता था सुबह मॉर्निंग 5 से 6, तो 5 से 6 सुबह बस में तो नहीं हो पाता, लेकिन दोपहर को जब मैं 1 से 2 डीग वापस आता था, तो 1 घंटा बस में नंबर सिस्टम पर वर्क करते थे। हम क्या है कि थोड़ा सा चुनौती वाला काम रहे तो उस पर वर्क करना उचित लगता है हमें, पर टाइम हमें वही मिलता था 1 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो ये कितना आता है, फिर अगले 5 लेना, 8 9 10 11 12। मैंने क्या कई प्रकार से इसे प्रूव करने का प्रयास किया और कई मान निकाल के बताए 9/8, फिर उसको रॉन्ग भी प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें मेरे पास हैं, पर थोड़ा सा मुझे एस्टेब्लिश करना, वो एक दिन रिप्रेजेंट कर देंगे जिस दिन मैं पीएचडी में करता हूँ। 19 में हो गया था आरयू में पीएचडी में, उस टाइम मैंने की नहीं थी 19 में, 19 में वो थोड़ा सा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अब देखना जोड़ना कितना आता है, बन गया ये 25 आ रहा है, ये 50 बन गया। अब अगलो करना हो तो क्या छोड़ने पड़ेंगे 3, और क्या को पेयर लेना पड़ेगा 7 को, 3 को लियो फिर 5 को लियो, अब क्या को लेना पड़ेगा 7 को, देख लो ना माने तो। अब देखो ये एस है गो 2 और 1 कितना है गो 3 है गो, ये 25 है गो, 25 कॉमन निकाल दो, ये 50 75, तो कितने का आएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, अभी कहीं के बराबर है जाएगा एस के, तो ये एस है गो, ये 3 है गो, ये 25 है गो, और ये खुद एस है गो। अब इधर की साइड ले जाएंगे तो कितने होगा बोलो, माइनस का 24 एस, और बराबर में कितना 3, तो एस बराबर, समझ में माइनस का 1/8। ऐसे हम बहुत भी प्रूव कर सकते हैं, वो तो अलग अलग चीजें हैं। खैर कोई जैसे करा देता है, कोई ना करा भी दिया होगा तो एक पे, तो मैंने तो तुमको बता भी दी, सीक्वेंस भी बता दी कि देखो अब 2 छोड़े हैं, अब 3 ले लेना, अब 3 छोड़ दो, अब 5 5 ले लेना।
फिर 8 8 मतलब विषम छोड़ने जितने हैं फिर उसका विषम ले लेना, उसका विषम संख्या में लेते चलो, विषम लेते चलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, ऐसी कोई समस्या ना है। जब इंटेलिजेंट मास्टर पर पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट तो बने जाएंगे। पढ़ाते तो सभी हैं, कोई अपना सर्वस्व नहीं देना चाहता, जितनी मेहनत की है ना क्योंकि सभी का एकदम ठीक है। अब एक बार तो डिपेंड करता है। तो ये लिख लिया अनवलोप, इसका पता चला नहीं, अनवलोप तो लिख लियो। बढ़े आगे। इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे विचित्र हल कैसे निकाला जाएगा, विचित्र हल पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, कल थोड़ी ना अभी पढ़ लेते। हाँ पढ़ो, देखो विचित्र हल। अब विचित्र हल कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमारे पास समीकरण ऐसे दे रखा है, एफ एक्स का है, वाई का है और पी का है। अब किस में दे रखा है बोलो, पी में। जहां पी बराबर कितना है बोलो, जहां पी बराबर कितना है बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर व्यापक हल निकाल के करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी, तो यानी कि डेल एफ ओवर डेल पी निकाल लिया आपने, और बराबर में क्या कर दिया 0। इसको क्या कह दिया आपने, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से किसका विलोपन करेंगे, पी का। अब कौन है, पी है। दोनों से पी का विलोपन करने पर पी का क्या कर रहे हो, विलोपन। पी का विलोपन करने पर कैसा हल मिलेगा बोलो, विचित्र हल मिलता है। विचित्र हल मिलता है, लेकिन विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि भाई एक बार या चेक करके जरूर देख लेकर, नोट डाल लो, बस सलाह लिख लो, क्योंकि आज तो सलाह ले ले, लेकिन 5 दिन बाद कॉपी खोलेंगे तो सलाह जब याद आएगी, नोट डाल लेंगे। इसमें नोट में क्या लिखेंगे, लिखो भाई नोट में कि भाई जो हल प्राप्त हो उससे एक बार, ज्यादा बार नहीं तो कम से कम कितनी बार, एक बार अवकल समीकरण को संतुष्ट कराकर जरूर देख लें। संतुष्ट कराएं, शॉर्ट में लिख लो, जो भी आप शॉर्टकट यूज करते हो वो लिख लो, वो डिपेंड करता है आप पे कैसे लिखते हो। एक बार अवकल समीकरण संतुष्ट जरूर करानी पड़ेगी, अगर वो संतुष्ट नहीं हुई तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, बोलो कोई समस्या। जो हल प्राप्त हो उससे एक बार अवकल समीकरण को संतुष्ट कराएं। हाँ, नोट नंबर 2, यदि अवकल समीकरण, कौन सी समीकरण, ये अवकल समीकरण को तो निकाल रहे हैं विचित्र, अवकल समीकरण P में, किसमें, P में कैसी हो बोलो, द्विघात हो। कैसी हो, द्विघात हो, यानी कि डबल ऑर्डर की हो, अर्थात सॉरी डबल पावर की हो, अर्थात इस फॉर्म हो जैसे कि AP² प्लस VP और A प्लस का C बराबर में कितना 0। बोलो कितने घात की समीकरण है AP में, 2 घात की समीकरण। अब यहाँ को विचित्र हल निकालना होगा, तो किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, P के सापेक्ष। तो द्विघात समीकरण, तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू P कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ को अवकलन कब करोगा, P² का अवकलन कितना होगा बोलो, 2P। P का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो B
और सी को पी के सापेक्ष अवकलन 0, तो ये बराबर में आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया, पी का मान बोलो कितना आ गया, पी बराबर आ गया कितना, -b/2a। अब पी का अवलोकन करना है तो इस मान को कहाँ रख देंगे, 1 में। कहाँ रख देंगे, 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर तो देखो AP² यानी इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा बोलो, v²/4a² प्लस VP, तो P का मान कितना है, माइनस का v/2a और प्लस का कितना है बोलो C और बराबर में 0। हाँ जी, ये कितना हो गया बोलो, ये बनेगा आपका देखो कितना, एक a से a कैंसिल, तो कितना बचा b²/4a और ये b²/2a, यानी e 1/4 है, ये 1/2 है, यानी कि ये 1/4 है, ये आधा है। जब 1/4 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। लेकिन ज्यादा आधा होता है कि 1/4 आधा होता है ज्यादा, ये नेगेटिव का है तो माइनस का 1/4 बच जाएगा। तो कितना बचा बोलो, माइनस का 1/4 और ये b तो चल ही रहा था ऊपर और नीचे कितना चल रहा था 2a, और यहां से कितना बचा हुआ है c बराबर में कितना 0। अब इसका लघुत्तम ले लो, उसको उधर भेज दो, ये b² था तो b² बराबर कितना हो जाएगा 4ac। द्विघात समीकरण जानते हो ना, तो सीधा याद रख सकते हो, कैलकुलेशन नहीं करना चाहो तो। अगर P में द्विघात समीकरण हो तो उसका जो अन्वलोप है वो क्या आता है बोलो, b² बराबर 4ac आता है। P में अगर द्विघात समीकरण है तो उसका जो अन्वलोप है वो हमेशा कितना आता है, b² बराबर 4ac। रट लो, याद कर लो। अगर C में कोई भी अन्वलोप पूछा है या किसी प्राचल में कोई भी अन्वलोप पूछा और वो द्विघात समीकरण हो तो सीधो याद रख लो b² बराबर 4ac। अन्वलोप भी पूछे चाहे विचित्र हल पूछे, अन्वलोप पूछे तो प्राचल में द्विघात समीकरण होगा, और यहाँ अगर अवकल समीकरण में पूछे तो P में कितने घात को समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, और उसका हम अन्वलोप निकाल देते हैं b² बराबर 4ac। लेकिन निकाल तो लिया, माइंड में एक चीज और फिक्स कर ली हूं कि जो अवकल समीकरण का हल आपने निकाला है, अगर वह में नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो फिर वह अवकल समीकरण है, वो जो हल है उसको अवकल समीकरण में रख के और देख लियो, संतुष्ट जरूर करा लें। अगर संतुष्ट कर जाए तो आंसर लगाइयो, नहीं तो फिर कौन सा लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज को लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो फिर हमें नन ऑफ दीज का लगाना पड़ता है उस केस के अंदर। ठीक है भाई, ये लिख लिया होगा सभी ने। तो सीट का क्वेश्चन ओपन करता हूं मैं अभी आपकी का, पेज नंबर है 1.15 और क्वेश्चन नंबर है 81 है, 82 है, 83 है, 81, 82, 83, 84 तो डायरेक्ट समीकरण पूछा, विचित्र हल नहीं पूछा है। 79, 80, 81, 82, 83, 84 ऐसे दे रखे हैं। ठीक है भाई, ये तो लिख लिया होगा है ना, लिख लिया ना सभी ने। अब देखो, जैसे कि मैं कोई भी पहले द्विघात समीकरण ही ले लेता हूं, जब द्विघात का नोट लगाया है तो मैंने, जैसे 81 ले लेते हैं, 81 dy/dx का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो विचित्र हल किस में निकल रहा है, एक चीज ध्यान रखो, कोटि तो कितनी है 1 और घात 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो घात 1 से ज्यादा है तो उस केस में निकलेगा विचित्र हल। dy/dx एक कोटि और एक घात के लिए तो विचित्र हल निकलेगा ही नहीं, प्लस का x dy/dx माइनस का y बराबर 0। ठीक है, ये अवकल समीकरण है। अब इसका विचित्र हल पूछा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये तो बोलो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा xp, ये माइनस का y और ये बराबर में 0, और ये समीकरण नंबर 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p, कभी किया हो तो इसका होगा कितना 2p, इसका होगा x और इसका हो जाएगा 0 और बराबर में कितना है 0। तो यहां से मुझे बताओ p की जो वैल्यू, चाहे तो क्यों कर रहे हैं हम इंटेलिजेंट हैं तो अब क्यों कर रहे हैं, पहले तो इंटेलिजेंट ना है जब करो हमने। कितने घात को समीकरण है, b² बराबर 4ac लगा।
पी में द्विघात है, देयरफॉर विचित्र हल। फिर हम विलोपन करेंगे, वैल्यू रखेंगे, क्यों करेंगे, इससे सीधा लगा देंगे ना। विचित्र हल कितना होगा बोलो, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। हाँ भाई, बी यानी कि पी का गुणांक, पी का गुणांक कितना, x। 4 ए की वैल्यू बोलो कितनी है, 1। सी का मान कितना बोलो, y के माइनस वाई, माइनस का y, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 4y, और ये बराबर में कितना, 0। है कोई ऑप्शन, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही हो जाएगा, तो लिख लीजिए, माइंड में फिक्स कर लो। जहां द्विघात समीकरण दिखाई दे और विचित्र हल पूछो ना, या अनवा लोग पूछो है, तो क्या लगा देंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर द्विघात समीकरण ना आए तो पी के सापेक्ष अवकलन करियो शुरुआत से, और पी को विलोपन करियो, या फिर कैसे करेंगे, दोनों देना करना चाहें तो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन से अवकल समीकरण बना लिए। समझ में आ गई बात, जैसे कि ऑप्शन होंगे ना हमारे पास, ऑप्शन से सीधे अवकल समीकरण बना लिए अवकलन करके, और ऊपर वाली समीकरण बन जानी चाहिए भाई। जो विचित्र हल होगा वो भी तो अवकल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो मतलब जैसे ऑप्शन है हमारे पास दे रखा है, अब ऑप्शन दे रखा है तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला इस अवकल समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा, ऊपर वाली, ये वाला, हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऊपर वाली अवकल समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। देखो तो जैसे करते आए वैसे ही करेंगे, कैसे करते आया है देख, ऑप्शन से करता ना, देख इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि dy बाई डी एक्स है ना, तो जैसे कि ऑप्शन का यूज करता हूँ तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता 2x और ये हो जाता 4 dy बाई डी एक्स। अब मुझे एक चीज बता, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बता, माइनस के x बाई 2 आ गई, ठीक है। अब इसको अवकल समीकरण में रख के देख लेना, जो ऊपर दे रखी होगी, तब ये रखते हैं तो ये कितना हो जाता बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाता प्लस का x, और इसका मान कितना है बोलो, माइनस का x बाई 2, और माइनस माइनस प्लस के माइनस माइनस कितना होगा बोलो, x बाई 2। संतुष्ट नहीं किया क्या, संतुष्ट तो करनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, y की वैल्यू रखनी थी ना, अभी तो कह रहे हैं y की वैल्यू आएगी कितनी, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का, तो ये किसका बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का, और ये किसका है, प्लस का, और बराबर में कितना आ गया, संतुष्ट कर गया ना। तो डेफिनेटली जो भी विचित्र हल होगा वो अवकल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जैसे भूल भी जाओ ना तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का अवकलन कर देंगे, अवकलन करके dy बाई डी एक्स को मान निकाल लेंगे और y को निकाल लेंगे, ऊपर की अवकल समीकरण में रख देंगे, जो उनसे संतुष्ट कर जाएगी वही आंसर रह जाएगा। हाँ मेथड भूल जाते हैं तो ऑप्शन का यूज किया जाता, नहीं मेथड आता है तो पहले मेथड का ही करें, और मेथड के लिए प्रैक्टिस की नीड पड़ती है, ये चीज होती है। क्लियर हो गया ना, समझ आ गया, बोलो। तो ऐसे तो कोई हल हो, कोई समस्या आती नहीं, कैसा भी हो, कोई भी हो, सभी हो जाते हैं। जैसे कि 85 को 85 तो नहीं है, विचित्र हल का देखो, 83 हो गया, 82 देखो, 82 82, ये p में 3 घात का है ना, ये p में कितनी घात का है बोलो, 3 घात का है, 82 है, 8 a p q, हाँ जी क्या है
8AP क्यूब। अब बी स्क्वायर बराबर 4AC लगेगा क्या हमें? नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अब इसका विचित्र पूछा है तो क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी। तो कितना हो जाएगा? 8 या 24 AP स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो? 27 डी वाई बाई कहा जाएगा पी के सापेक्ष करो ना हमने तो 0 हो जाएगा। और पी का मान कितना हो गया फिर यहां से? पी का मान तो 0 यार, और पी का मान 0 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आ रहा है? ऑप्शन है क्या? तब 1 से 0 बराबर 27 वाई, दिस इम्प्लाई वाई बराबर 0। अब देखो संतुष्ट करेगा होगा वाई बराबर 0, यहाँ वाई को मान 0 रख दो और 0 को अपकलन करेंगे एक्स के हिसाब से, वो भी कहेगा 0, तो पी को मान भी रखेंगे 0, 0 बराबर 0 संतुष्ट करेगा। है कोई ऑप्शन?